हेलो एवरीवन। सो पिछले हमारे जितने भी वीडियोस थे वी हैव कंप्लीटेड सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में विल कंटिन्यू विद आवर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं, डीपीएसपी है, ठीक है, और भी बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे। तो बाकी जो आपको मतलब कि आई ट्राई कि ये जो जितने भी पीडीएफ्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो आई ट्राई कि उसका एक मर्ज करके उसको पीडीएफ पूरा मैं डाल दूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट इज कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में आर्टिकल आप देख सकते हो। मैग्ना कार्टा बोलते हैं क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या था? एक चार्टर ऑफ राइट्स था, ठीक है, एंड प्रमोट्स आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दिस इज इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो भी आइडियल्स हैं उनको प्रमोट करती है। पहले ओरिजिनली अगर हम देखें देयर वर 7 राइट्स, बट अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या कर लिया गया था? जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिलीट कर दिया गया था और कौन से आर्टिकल में ऐड कर दिया गया था? आर्टिकल 300A पार्ट 12। ठीक है, चलिए। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स क्या होते हैं? देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स होती है कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होती हैं, और कुछ होती हैं जो दोनों को होती हैं। एलियंस मतलब जो फॉरेनर्स हैं उनको भी होती हैं, सिटीजन्स को भी होती हैं। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। सी यू कांट से कि आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपसे ली नहीं जा सकती। मतलब इस पे क्या होता है कि प्रॉपर मतलब कि अगर स्टेट चाहे तो इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। सो इट्स नॉट एब्सोल्यूट। नेक्स्ट इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट अगर स्टेट कुछ ऐसा करता है तो उनके खिलाफ है। एंड कुछ ऐसी भी है जो किसके अगेंस्ट होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी आप इसको मतलब ये अवेलेबल होती है। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होती है? कुछ ऐसी फंडामेंटल राइट्स है जो स्टेट की अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। और पॉजिटिव मतलब क्या है? कुछ ऐसी फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो सर्टेन प्रिविलेजेस देती हैं। ठीक है, दीज आर जस्टिसिएबल, कोर्ट के पास जा सकते हो आप। डिफेंड और गारंटी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सैक्रोसैंड नहीं है, परमानेंट नहीं है, जो मैंने आपको बताया, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इमरजेंसी हो तो आप सस्पेंड हो सकता है एक्सेप्ट दीज आर्टिकल्स। मोस्ट ऑफ देम जो होती हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होती है। डायरेक्टली इन्फोर्सेबल मीन्स कि अगर कोई भी एक फंडामेंटल राइट है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, ठीक है, उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोई एक अलग से एक्ट लाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट बोला है, कुछ को लगता है जरूरी लगता है, कुछ को नहीं लगता, ठीक है। और वो जो लॉ आप बनाओगे ना फंडामेंटल को इन्फोर्स कराने के लिए, वो लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। नेक्स्ट, फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो है आपका मतलब कि राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंडर आपके आर्टिकल 14 to 18 आते हैं। सो फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ था, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, और ये जो लॉ मतलब लॉ है दैट इज योर अमेरिकन कॉन्सेप्ट। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, इसमें ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में क्यों आता है? बिकॉज ये बोलता है चाहे गरीब है चाहे अमीर है, लॉ सबके लिए इक्वल है, ठीक है, इक्वल सब्जेक्शन होगा। वहीं पे जो ये चीज बोलता है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि अगर आप सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हो, इक्वल सर्कमस्टांसेस में आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गरीब हो तो सेम गरीब जो मतलब जितना आप इस गरीब को दे रहे हो उतना ही इस गरीब को दोगे आप, ठीक है। मतलब अगर आप इक्वल सर्कमस्टांसेस में हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिसेबल्स हैं, ठीक है, तो डिसेबल्स के लिए आपने कुछ अलग उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए लाया, तो सारे डिसेबल जितने भी होंगे आप उनको इक्वली ट्रीट करोगे, ठीक है। देन एलिमेंट जो मतलब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, इट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज रूल ऑफ लॉ, जिस किसने लाया था? ये एवी डाइसी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 है, दैट वाज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। मतलब कुछ कुछ ग्राउंड्स ही होते हैं जिसपे आप डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर सकते हो, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बट कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट को परमिट किया गया है कि आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो बच्चों के लिए या औरतों के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए, SC STs की एडवांसमेंट के लिए, या जो भी आपकी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो? स्पेशल प्रोविजंस को बना सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज रिजर्वेशंस भी दी गई हैं आपके ओबीसीज, जो भी आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट, 93rd अमेंडमेंट एक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना परसेंट कोटा दिया गया था रिजर्वेशन में? 27%। ओके, एंड इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये जो आपका कोटा है ना, ये
सारे के सारे जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, सब में। बट इन्होंने क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया था उसमें। ठीक है। सो आप क्रीमी लेयर्स का वो देख सकते हो कि क्रीमी लेयर के अंडर कौन कौन आते हैं, तो क्रीमी लेयर वाले बंदे यहाँ पे नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट वी हैव इज 103rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या बोला गया था, रिजर्वेशंस के लिए बोला गया था फॉर इकोनॉमिकली, आपके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके लिए। ठीक है। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कितना परसेंट रिजर्वेशन, 10% का। नाउ कम टू आर्टिकल 16। इसमें क्या है कि आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट इसमें भी आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रेजिडेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकती है सर्टेन एम्प्लॉयमेंट की, अगर आप इस स्टेट से हो। ठीक है, कि या फिर ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो जॉब है, ये उन्हीं को मिलेगी जो वहां के रेजिडेंट होंगे, तो पार्लियामेंट ये प्रिस्क्राइब कर सकती है। जैसे कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्ट इन फेवर ऑफ एन, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी स्टेट है वो रिजर्वेशन रख सकती है अपॉइंटमेंट के लिए, अगर कोई बैकवर्ड क्लास है उसके फेवर के लिए। नेक्स्ट इज लॉ प्रोवाइड कर सकता है इंक्रीमेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस डिनोमिनेशन। अच्छा, कि लॉ ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई एक रिलीजियस डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो उसके जो मेंबर्स हैं या गवर्निंग बॉडी है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन से ही हो, ये भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। अब मंडल कमीशन आया था 1979 में, किसके ऊपर, ओबीसीज के ऊपर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर। फिर रामनंदन कमेटी ने क्या किया था, अपॉइंट, इसको भी अपॉइंट किया गया था, क्या देखने के लिए, ओबीसीज में जो क्रीमी लेयर है उनको देखने के लिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17, पता है ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, बट याद रखिएगा द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही एक अनटचेबिलिटी एक्ट है उसमें भी इसको डिफाइन नहीं किया गया। नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल, नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 18, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि आप कोई भी टाइटल्स नहीं ले सकते। सी टाइटल से मतलब है यहाँ पे हेरिडिटरी टाइटल, जो महाराजा ये सब टाइटल्स होते थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि नेशनल अवार्ड्स। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि मेरिट पे, मेरिट के बेसिस पे आपको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो ये आपके एबॉलिशन नहीं होंगे। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम के अंदर 19 टू 22 आर्टिकल्स हैं। अब राइट टू फ्रीडम में जो 19th आर्टिकल है उसमें 6 राइट्स आती हैं। ठीक है। ऑल दो पहले 7 थी, तो राइट टू प्रॉपर्टी तो निकाली हुई थी। सो फर्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोलने की आजादी नहीं बोल सकते हैं, बट जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो असेंबल कर सकते हो, बट पीसफुली, पीसेबली आपको असेंबल करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी असेंबल कर लोगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप असेंबल नहीं कर सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप कर सकते हो, that too without arms. Next is right to form association, union, cooperative. देखिए, आप एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हो, बट कोई ऐसी एसोसिएशन फॉर्म मत करना, मतलब नहीं कर सकते जो इलीगल हो। ठीक है। जो स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट हो। नेक्स्ट इज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप क्या कर सकते हो, इंडिया की कोई भी टेरिटरी है, आपके पास राइट है, यू कैन फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि आपके स्टेट्स होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पे आपको परमिट लगता है। वो क्यों लगता है? बिकॉज उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब चीजें। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। फाइन। नेक्स्ट इज राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन, आप कहीं पे भी रिजाइड कर सकते हो, कहीं पे भी सेटल कर सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके। बट वहीं पे यहाँ पे भी वही लग जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज है, वहां पे जाने के लिए परमिट लगता है, वहां आप रह नहीं सकते। सो वो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। नेक्स्ट इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन। देखिए, यू कैन कैरी आउट एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, बट इसमें भी यू हैव सर्टेन एक्सेप्शंस। प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैफिकिंग में घुस जाओगे। ठीक है। आप ड्रग डीलर बन जाओगे या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में है। ठीक है। तो ये सब चीजों को प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट इज जो ये 6 राइट्स हैं, ये प्रोटेक्ट की जाती है अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता। अवेलेबल, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल होती हैं, फॉरेनर्स या फिर जो लीगल पर्सन कॉर्पोरेशन वगैरह होती हैं उनको नहीं होती। नेक्स्ट इज नोट, आप एक याद रखिएगा, दैट राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्नाइजेशन, आप एसोसिएशन बना सकते हो, बट अगर आप बोलो कि आप हमारी एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज भी करो, दैट डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल राइट्स। ओके। सो स्टेट क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है 6 राइट्स पे। देन इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में ना 2 आता है। एक तो आप इंटरनल इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर मूवमेंट कर सकते हो, एंड एक्सटर्नल मतलब बाहर जा सकते हो इंडिया के।
बट जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ इंटरनल को कवर करता है, जो एक्सटर्नल है आउटसाइड कंट्री वो आर्टिकल 21 के अंडर आता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर। ओके, चलिए आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ये होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है, आपने कोई ऑफेंस किया और आप उसके लिए कन्विक्ट हो गए, बट उस रिस्पेक्ट में भी यू गेट प्रोटेक्शन। क्या होता है, पहली बात तो ये दोनों को होता है, सिटीजन फॉरनर को अगेंस्ट आर्बिट्ररी। कभी कभी क्या होता है ना कि यू आर कन्विक्टेड, या तो आपको ज्यादा पनिशमेंट मिल जाती है या फिर जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, ठीक है, आर्बिट्ररी है, एक्सेसिव पनिशमेंट। तो जो भी एक्यूज है उसकी भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें तीन प्रोविजंस होते हैं, एक होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्या किया गया था कि मतलब कि जब आप एक्यूज्ड थे या फिर जब आपको पनिशमेंट दी गई थी तब एक सर्टेन एक्ट था जिसके अंडर आपको 7 साल की सजा होनी थी, बट आपको हो गई वो सजा, ठीक है। फिर क्या होता है, 5 साल के बाद 5 साल के बाद एक और लॉ आता है, और जो क्राइम आपने किया था उस क्राइम के अंडर ये बोल दिया गया कि उस क्राइम के अंदर क्या बोल दिया गया कि जो इसका पनिशमेंट होगा दैट वुड बी 14 ईयर्स का पनिशमेंट होना चाहिए उस क्राइम के लिए। तो आपको वो कन्विक्ट कर दिया गया था 7 साल के लिए, तो आपको 7 साल का ही पनिशमेंट दिया जाएगा। जो नया लॉ आया है उसके अकॉर्डिंगली आपको 14 ईयर्स नहीं दिया जाएगा, समझ आया। बट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या करता है, रिट्रोस्पेक्टिवली बोलता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली वो चीज अप्लाई हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। ओके, जिस टाइम पे आपको पनिशमेंट दी जा रही है उस टाइम पे जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। कल को नया लॉ हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पनिशमेंट चेंज होता है तो आपकी आपकी वाली पनिशमेंट चेंज नहीं होगी, जो उस टाइम का क्राइम किसी ने किया होगा तो उसको उसके अकॉर्डिंगली मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है कि बट ये चीज जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में नहीं होता। दूसरा, ये जो लिमिटेशन है वो इम्पोज करता है क्रिमिनल लॉज पे, ठीक है, सिविल लॉज पे नहीं होता। जैसे कि टैक्स लॉज है, फॉर एग्जाम्पल कि आज आपने मतलब कि कोई भी टैक्स आपने पे नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको अ, मान लो कि सम अमाउंट है आपको इतना पे करना था, बट आज वो लॉ चेंज हो गया तो उसने बोला नहीं, इस लॉ के अकॉर्डिंगली आपको इतना पे करना पड़ेगा, देन यू हैव टू पे। समझ आया। नेक्स्ट इज नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार ट्रायल नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है, 2 बार सजा नहीं दे सकते आप उसको एक ही उसके लिए। सो अवेलेबल ओनली इन द प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स में ये आपका अवेलेबल नहीं होता कि अगर आपकी डिपार्टमेंटल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, ठीक है, क्योंकि वो जुडिशियल नेचर के नहीं होते। नो सेल्फ इंक्रिमेशन का मतलब है आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये मैंने क्राइम किया था, बट उसको एज अ प्रूफ नहीं माना जाएगा, तो सेल्फ इंक्रिमेशन नहीं होगा। एक्सटेंड होता है ओरल, ओरल में दो या फिर तुम लिख के दो, बट किसको एक्सटेंड नहीं करता कि अगर कंपलसरी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को प्रोडक्ट मतलब कि आगे लाना है, या फिर आपके थंब इम्प्रेशन या स्पेसिमेन सिग्नेचर ब्लड स्पेसिमेंस देने हैं, या फिर कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी है, बट ये सब चीजें जो होती हैं दैट विल एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। अब आप ये सारी की सारी क्या कर देना ना, जो भी इसके अंडर आती हैं प्रोटेक्शन आती है दैट यू कैन सी। अब इसी के केस में आपका गोपालन केस था, गोपालन केस ने बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था। उसने बोला कि जो आर्टिकल 21 है दैट विल ओनली अवेलेबल अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा सिर्फ उसी के अगेंस्ट होगा, लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं होगा। बट मेनका केस जो आया था उसने बोला नहीं, दैट इट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट बोथ, आर्बिट्ररी में भी होगा और लेजिस्लेटिव एक्शंस भी होगा। 21A है, this was added by the 86th Amendment Act 2002, right to education है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी सारे के सारे बच्चों को 6 से 14 साल के बीच में, बट इसमें सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन होगा, हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई अरेस्ट कर रहा है या डिटेन कर रहा है उसके केस में भी यू गेट सम राइट्स
एंड प्रोटेक्शन। उसमें भी यू हैव टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव क्या होती है आपकी, कि जब आपके ट्रायल्स हो गए उसके बाद आपको डिटेन किया जाता है। प्रिवेंशन में क्या होता है कि अभी कोई ट्रायल कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, स्टिल यू गेट डिटेन, इसमें आपको प्रिवेंट किया जाता है कोई एक सर्टेन क्राइम करने से। सो राइट पर्सन हु इज, अच्छा, राइट्स ऑफ पर्सन, ठीक है, ये राइट्स हैं जो कि एक पर्सन को मिलती है अगर वो एक ऑर्डिनरी लॉ के अंडर डिटेन होता है। जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ, पहली बात तो उसको पता होना चाहिए कि मैं किस बात पे अरेस्ट हो रहा हूँ, एक तो ये है। वो अपने कोई मतलब क्या वो कंसल्ट कर सकते हैं या डिफेंड होना चाहिए बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। नेक्स्ट इज उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिलीज भी करना पड़ेगा जब तक आपका मजिस्ट्रेट उसको फर्दर डिटेंशन के लिए नहीं बोलता। एनिमी एलियन को ये अवेलेबल नहीं है, एंड इवन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ भी नहीं है, अप्लाई ओनली टू एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल। और ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है क्रिमिनल एक्ट या कौन सी क्रिमिनल नेचर है, ठीक है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज है दैट इज इंपॉर्टेंट टू प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन होता है, ये दोनों को मिलता है, सिटीजन्स को भी और एलियंस को भी मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डिटेंशन है, डिटेंशन आपका 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, अनलेस आपकी कोई एक मतलब कि आपकी एडवाइजरी बोर्ड होती है वो ये चीज बोले कि नहीं आप इसको और एक्सटेंड करो इसका डिटेंशन। जब तक वो नहीं बोलेगी तब तक आप 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। और जो भी आपने मतलब जिस ग्राउंड पे आपने डिटेंशन किया है और जिसको किया है उसको आपको बताना जरूरी है। और जो डेटिनो होगा मतलब कि जो भी जिस जो डिटेन हुआ है उसको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाए अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। एक्सेप्शन क्या होता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस बता सकती है जिसमें एक पर्सन को आप डिटेन कर सकते हो फॉर मोर देन 3 मंथ, एंड इसके लिए वो जो एडवाइजरी बोर्ड होता है उसकी भी ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट वी हैव इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉइट करते हैं आर्टिकल 23 या ट्रैफिकिंग वाला है, और ये दोनों को होती है सिटीजन नॉन सिटीजन को। आर्टिकल 25 है, यू कैन सी बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप प्रोहिबिट करना है बिलो 14 ईयर्स एज। बट हाँ अगर कोई इनोसेंट वर्क है या हार्मलेस है तो उसमें प्रोहिबिशन नहीं होगा। नेक्स्ट वे इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 टू 28। आर्टिकल 25 आप देख सकते हो दोनों सिटीजन नॉन सिटीजन को है। इसमें क्या होता है, यू कैन मैनेज योर रिलीजियस अफेयर, जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो भी आपके अफेयर्स है, यू कैन डील। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, ठीक है, टैक्स वैक्स नहीं लगा सकते आप रिलीजन के नाम पे। बट इसमें क्या होता है कि आप टैक्स नहीं लगा सकते बट फी लगा सकते हैं। फी जैसे कि अगर आप कोई भी धार्मिक या फिर कहीं पे भी जाते हो तो आपको दिखता है कि फी होता है, बट वो किन के लिए होता है, जो भी पिलग्रिम्स आते हैं आ, उन्हीं को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए होता है, दैट इज नेसेसरी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 28, दैट यू हैव द फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है। बट इसमें भी एक चीज होती है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो पूरा का पूरा उसको कौन मेंटेन करता है, स्टेट। अगर वो होली मेंटेन बाय द स्टेट है तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होंगे। नेक्स्ट वो इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे जो स्टेट एडमिनिस्टर तो करती है बट इस्टेब्लिश किया गया, इस्टेब्लिश किसने किया होता है, कोई ट्रस्ट था या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई भी ट्रस्ट था, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो परमिट तो होती हैं बट वॉलंटरी बेसिस पे होती हैं। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशंस होती है दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, कि स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है या फिर स्टेट उसको क्या कर रहा है, एड दे रहा है, तो वहां पे भी आपके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इज परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। इसमें आर्टिकल 29 एंड 30 आता है। देखो इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपके माइनॉरिटी ग्रुप है चाहे वो लिंग्विस्टिक है या रिलीजियस है, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। बट एक याद रखिएगा बात, 29 में दोनों का होता है, माइनॉरिटीज भी एज वेल एज मेजोरिटी। बट 30 आर्टिकल में इट इंक्लूड्स ओनली माइनॉरिटीज नॉट मेजोरिटी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 32। सो नेक्स्ट आर्टिकल है अपने पास आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब कि अगर आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स उनका इंफ्रिंजमेंट होता है
तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट या फिर आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो. सो इट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. किसने बोला था? बी आर अम्बेडकर. एंड दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज रिट्स. इसके अंडर आप क्या कर सकते हो? हम नहीं कर सकते, मतलब कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो रिट्स को जारी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226. अब प्रेसिडेंट ऑल्सो कैन सस्पेंड द राइट टू मूव ओनली. प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? आर्टिकल मतलब जो 32 के अंडर आप जा सकते हो ना, तो वो उसको भी सस्पेंड कर सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी आ रही है तो. नेक्स्ट वी हैव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिट्स. फर्स्ट इज योर हेबियस कॉर्पस. इसका मतलब आपको पता होना चाहिए टू हैव द बॉडी ऑफ. दूसरा क्या होता है? ये इशू किसके अगेंस्ट किया जाता है? कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है या फिर पब्लिक इंडिविजुअल है, सॉरी प्राइवेट इंडिविजुअल है, दोनों के अगेंस्ट हो सकता है. और कब ये इशू नहीं होती है? अगर जो भी डिटेन किया गया, देखो हेबियस कॉर्पस में क्या होता है कि अगर आपको डिटेन कर लिया जाता है तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? रिट्स के लिए बोल सकते हो. अब डिटेंशन अगर लॉफुल है तो आप तो ये नहीं लगेगा. अगर प्रोसीडिंग चल रही है, आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो, या फिर अगर डिटेंशन जो है वो कोई कोर्ट के द्वारा की गई है या फिर कोई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से ही बाहर है तो भी ये नहीं लगेगा. समझ आया? नेक्स्ट वी हैव इज मेंडमस. मेंडमस का मतलब है वी कमांड. इसमें क्या किया जाता है? जो आपकी कोर्ट है वो क्या करती है, लोअर कोर्ट है या फिर कोई भी पब्लिक बॉडी है, उसको कमांड करती है कि आपने ये जो काम है वो नहीं किया था, या जो भी उसके अंडर आता था उसने काम नहीं किया, तो उसको कमांड करता है कि वो काम करो आप. ठीक है? किसके अगेंस्ट इशू होता है? पब्लिक बॉडी है, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, सेम पर्पसेस के लिए. ठीक है? नेक्स्ट इज किस किस को इशू नहीं कर सकते? एक तो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है जिसमें उसकी स्टैट्यूटरी पावर आती है. ठीक है? नेक्स्ट इज अगर डीटी जो है वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है. कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसके लिए. प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट नहीं कर सकते. चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट वगैरह, उसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मीन्स जो भी इंफीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स वगैरह, उनको प्रोहिबिट करने के लिए, फॉरबिड करने के लिए आप ये काम नहीं कर सकते. किसके अगेंस्ट हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो सकता है. किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड अदर्स. नेक्स्ट इज सर्शियोररी. सो ये हो गया आपका प्रिवेंट, मतलब कि आपको, आप कोई चीज कर रहे हो उसको रोकने के लिए. बट यहाँ पे क्या होता है सर्शियोरी में? सर्टिफाई करने के लिए. इसमें क्या किया जाता है? इशू ओनली अगेंस्ट, ये भी आपके जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल है. बट वन मोर थिंग, इसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी आती है. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये चीज बोला था दैट इट विल इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑल्सो. किसको अवेलेबल नहीं होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या लेजिस्लेटिव बॉडीज को ये अवेलेबल नहीं होती है. लास्ट वी हैव इज क्यू वारंटो. मतलब कि अगर आप ये चीज कर रहे हो तो बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दैट. अगर आप एक ऑफिस होल्ड कर रहे हो देन बाय व्हाट अथॉरिटी. इशू कौन करता है? कोर्ट को, टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन. मतलब अगर कोई एक पर्सन क्लेम कर रहा है तो उसके पीछे की लीगैलिटी क्या है एक पब्लिक ऑफिस में. इशू कब किया जाता है? अगर कोई सब्सटैंशियल पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर है एंड कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस. एक और चीज आप याद रखिएगा क्यू वारंट में, इसमें मतलब कि जिसकी राइट्स इन्फ्रिंजमेंट हो रही है उसके अलावा कोई और भी क्या कर सकता है? इसके लिए अप्लाई कर सकता है. ओके? नेक्स्ट 33 में क्या होता है? इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि आप क्या कर सकते हो? फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकते हो, जो भी आपके आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस, ये सब इनकी. 34 में क्या किया जाता है कि अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है कोई भी एरिया में या फिर विद इन इंडिया, तो आप क्या कर सकते हो? फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो. आर्टिकल 35 क्या करता है? पार्लियामेंट को एम्पावर करता है बट स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं करेगा, कि कोई भी एक सर्टेन लॉज वो बना सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट में लाने के लिए. सर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर डीपीएसपीस. ठीक है? पार्ट 4 में आती है आपकी ये. बोरो की थी हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब इसको ग्रेनवाइल ऑस्टिन जो थे उन्होंने इसको कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, और अंबेडकर जी ने इसको क्या बोला था? नोबल पीचो. अब ये भी तीन उसमें डिवाइड की गई हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिवाइड नहीं किया है, बल्कि हमने खुद अपने कन्वीनियंस के लिए ये डिवाइड किया है इसको. ठीक है? 3 पार्ट्स में.
सो फर्स्ट इज योर आर्टिकल 38 है जो कि प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ पीपल और इन इक्वालिटीज को हमें मिनिमाइज करना है। नाउ इसमें याद क्या करने वाली चीजें होती हैं कि कौन सी आपकी डीपीएसपी है, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। फॉर एग्जाम्पल जो आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट था उससे एक आपकी ये वाली डीपीएसपी ऐड हुई थी। 42 अमेंडमेंट एक्ट ने 4 डीपीएसपी ऐड की थी। देयर वाज वन 86th अमेंडमेंट एक्ट, उसने एक की थी, दैट विल सी। सो 39 क्या बोलता है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देनी है आपको, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, हेल्थी डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। सो दिस वाज एडेड अंडर 42 अमेंडमेंट एक्ट। देन आर्टिकल 39A है, दिस वाज आल्सो एडेड बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट। इक्वल जस्टिस होना चाहिए, प्रमोट करो, फ्री एंड लीगल एड दी जाएगी। 41 में क्या दिया गया है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। 42 है, 43 है, 43A है। 43A है जो आपका, जिसमें बोला गया कि सिक्योर करना पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इट वाज आल्सो एडेड बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन पे है, ठीक है। गांधीयन आ गया आपका 43, मतलब कि पंचायत को ऑर्गेनाइज कराओ, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, दिस वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 97th अमेंडमेंट एक्ट। 43B SC STs, ये सब आप देख लीजिएगा। लिबरल आ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बात की है। देन ये आ गया आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट, 45 आर्टिकल लाया था। देन 48 आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट की सेफ गार्ड करो फॉरेस्ट एंड इंप्रूव करो एनवायरमेंट, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये सब हो गया। नाउ देयर आर सर्टेन राइट्स हैं जो कि आपके आउटसाइड, सॉरी डीपीएसपीज हैं, दैट आर आउटसाइड पार्ट 4, जैसे कि आर्टिकल 335 है, वो क्लेम, इसने बोला है कि जो भी आपके एससी एसटीज के क्लेम होंगे टू सर्विसेज वो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। 358 के अंदर ये बोला गया है कि जो भी आपके प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन होता है वहां पे बच्चों को मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जाए जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 351 में ये बोला गया है कि हिंदी लैंग्वेज को डेवलप किया जाए ताकि वो एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन सर्व कर सके फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस वाज योर डीपीएसपी। बाकी आप फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ से देख लेना सारी की सारी, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इंस्पायर की गई थी बाय अर्स्टवाइल जो आपका सोवियत यूनियन था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया था। देन आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने आर्टिकल 51 और पार्ट 4A ऐड किया, जिसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई। एंड वर्मा कमेटी थी, उसने भी मतलब कि लीगल प्रोविजंस को आइडेंटिफाई किया था जो कि क्या इंप्लीमेंट कराते हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट कराते हैं, ओके। अब देखते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा आप क्या कर लेना ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेन मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल आपका जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट शंकरी प्रसाद केस आया था 51 में, उसने ये चीज बोला था कि जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 368 अंडर के अंडर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। उसने बोला था इसी पावर के अंडर आप क्या कर सकता है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। बट गोलकनाथ केस ने बोला नहीं, फंडामेंटल राइट्स को आप एब्रिज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट नहीं कर सकता, ना तो किसी से ले सकता है। बट वहीं पे केशवानंद भारती केस ने ये चीज बोला कि पार्लियामेंट एब्रिज कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स ले सकता है, बट उसको जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ऑल्टर नहीं कर सकता उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज 42 अमेंडमेंट एक्ट आया आपका, उसने ये चीज बोला कि जो भी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, हम जैसे चाहे वैसे अमेंड कर सकते हैं और आप उसको कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट वहीं पे मिनर्व मिल केस ने ये चीज बोला था, इसको इनवैलिडेट कर दिया, उसने बोला नहीं, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और आप को लिमिटेड पावर दी गई है, आप उसको अनलिमिटेड वन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके। सो दिस वाज योर बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा ये आपके ना कुछ स्पेशल प्रोविजन वाला है, ठीक है, कि कौन कौन से आर्टिकल के अंडर स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं, जैसे कि 371 में महाराष्ट्र है, ए फॉर ए है तो नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश एंड ये ई जो है आपका आंध्र प्रदेश का जो सेंट्रल, तो ये सब आप छोटे जो है वो देख लेना, ठीक है। सो डन, आपका फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज डन।